हेलो। बीए पार्ट 1 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मिर्जा गालिब कॉलेज गया में अध्ययनरत विद्यार्थीगण, पिछले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने लोकतंत्र की शास्त्रीय या उदारवादी धारणा क्या है के संबंध में अध्ययन किया था। इस बार हम लोग लोकतंत्र की बहुलवादी धारणा क्या है इसके संबंध में अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रजातंत्र की बहुलवादी धारणा मोटे तौर पर उदारवादी धारणा के साथ जुड़ी हुई है और एक विशेष क्षेत्र में उदारवादी लोकतंत्र को आगे बढ़ाती है। उदारवादी लोकतंत्र व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसके अधिकारों की रक्षा के लिए समुचित व्यवस्था पर आधारित है। बहुलवादी लोकतंत्र इस बात पर बल देता है कि समस्त व्यवस्था में व्यक्तियों द्वारा सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्र में निर्मित विविध समुदाय अपनी महत्वपूर्ण स्थिति रखते हैं और वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना तभी संभव है जब समस्त व्यवस्था में इन ऐच्छिक समुदायों की महत्वपूर्ण स्थिति को मान्यता दी जाए। मॉरिस डेल तथा लिप्सेट आदि विद्वानों ने बहुलवादी लोकतंत्र की धारणा के प्रतिपादन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। बहुलवादी लोकतंत्र की मूल धारणा सत्ता का विकेंद्रीकरण है। दुवर्जर ने बहुलवादी लोकतंत्र की परिभाषा में कहा है, निर्णय के विविध केंद्रों का होना बहुलवादी लोकतंत्र को विभिन्न लेखकों ने भी अलग अलग नामों से पुकारा है। रॉबर्ट डेल ने इसे बहुतंत्र की संज्ञा दी है, जबकि लॉवेंस्टीन ने इसे पॉलीक्रेसी के नाम से पुकारा है। रॉबर्ट डेल के अनुसार सरकारी नीतियों का निर्धारण कोई एक वर्ग नहीं, बहुत से वर्ग करते हैं, जैसे व्यापारी, उद्योगपति, मजदूर संघ, किसान, राजनीतिक मतदाता तथा अन्य स्वयंसेवी संस्थाएं। लिप्सेट ने भी अपनी पुस्तक पॉलिटिकल मैन में लिखा है कि निम्न वर्ग का राजनीति में योगदान, मतदान पर सामाजिक परिस्थितियों का प्रभाव, राजनीति पर बुद्धिजीवियों का प्रभाव तथा मजदूर संघों से संबंधित राजनीतिक गतिविधियां, ये सब बहुलवादी लोकतंत्र के लक्षण हैं। इन विद्वानों ने लोकतंत्र की एक ऐसी व्यवस्था के बारे में चर्चा की है जिसमें अनेक दल, वर्ग, दबाव, गुट तथा हित समूह राजनीतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने में प्रयत्नशील रहते हैं। बहुलवादी लोकतंत्र की सर्वाधिक प्रमुख मान्यता है
शक्ति का विभाजित स्वरूप तथा सत्ता का विकेंद्रीकरण। बहुलवादी लोकतंत्र इस बात पर बल देता है कि समाज अथवा एक राज्य में समस्त शक्ति पर राज्य संस्था का एकाधिकार नहीं हो सकता। जीवन के विविध क्षेत्रों में अलग अलग समुदायों को निर्णय लेने और कार्य करने की शक्ति प्राप्त हो, तभी एक श्रेष्ठ व्यवस्था की स्थापना संभव है। इसलिए शक्ति का स्वरूप विभाजित होना चाहिए और सत्ता के विकेंद्रीकरण की स्थिति को अपनाया जाना चाहिए। प्रोफेसर लास्की ने भी इस संबंध में कहा है, समाज के ढांचे को पूर्ण होने के लिए उसे संघात्मक होना आवश्यक है। बहुलवादी प्रजातंत्र में राष्ट्र के समस्त जीवन का परिचालन एक ही केंद्र से नहीं होता। शिक्षा, कृषि, व्यापार, कला, धर्म, विज्ञान और परिवार, सभी क्षेत्रों में नागरिक लगभग स्वतंत्र होते हैं। लोकतंत्रीय सरकारें नागरिक को समुदायों के निर्माण की स्वतंत्रता प्रदान करती है। इसमें कई संगठन ऐसे होते हैं हम दबाव समूहों के श्रेणी में रख सकते हैं। समुदायों और दबाव समूहों के महत्व का अध्ययन विभिन्न दृष्टिकोणों से किया जाता है। यहाँ पर हम लोग भी कुछ महत्वपूर्ण दृष्टिकोण के अंतर्गत इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसे समुदाय जनमत के निर्माण में सहायक बनते हैं। समाचार पत्रों, जनसभाओं, पुस्तकों, हड़तालों और आंदोलनों के माध्यम से वे अपना दृष्टिकोण सामान्य जनता और अन्य संबद्ध पक्षों तक पहुंचाते हैं। समुदाय एक संगठित विकास होता है। संगठित विकास द्वारा की गई संगठित कार्रवाई से लोगों की मांगों को शीघ्र सुनवाई की जाती है। उदाहरण के लिए अकेला मजदूर पूंजीपति या सरकार के सामने असहाय होता है, पर मजदूर संघ जब बनते हैं तो उसके सदस्य सरकार पर अंकुश लगाने का कार्य करते हैं। वास्तव में यदि विभिन्न औद्योगिक और व्यावसायिक संघ सरकार का सहयोग ना दें तो सरकारी कामकाज ठप हो जाएंगे। शासन की नीतियां और समुदायों के प्रभाव से निर्धारित होती है और ऐसा ही होना चाहिए। वस्तुतः ये ऐच्छिक समुदाय समस्त व्यवस्था में बहुत अधिक उपयोगी और महत्वपूर्ण भूमिकाओं का संपादन करती है। इस प्रकार हम लोगों ने इसके कुछ दृष्टिकोणों के बारे में जानने का प्रयास किया। अब हम लोग इसकी कुछ विशेषताएं हैं जिसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसकी पहली विशेषता है शक्तियों का विभाजन।
शासन की शक्तियों का व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका, इन तीनों अंगों में विभाजन कर दिया जाता है। प्रादेशिक विकेंद्रीकरण के अंतर्गत प्रथम तो शक्तियों को केंद्र और राज्यों में विभाजित की जानी चाहिए। इसीलिए संघवादी व्यवस्था को अपनाया जाता है, जैसा कि अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड, भारत और ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में अपनाया गया है। और संघवादी व्यवस्था को न अपनाया जाए तब भी प्रादेशिक सरकारों को पर्याप्त सीमा तक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। इसके साथ ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्थानीय स्वशासन की सुदृढ़ व्यवस्था को अपनाया जाना बहुत जरूरी है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता इसके लिए अनिवार्य है। बहुलवादी लोकतंत्र, उदारवादी लोकतंत्र की भांति ही न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांत में बहुलवादी लोकतंत्र को माना जाता है। स्वतंत्र नियामकीय आयोग बहुलवादी लोकतंत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। विचार अभिव्यक्ति और अन्य नागरिक स्वतंत्रताएं भी बहुलवादी लोकतंत्र की विशेषता है। विविध राजनीतिक दल और दलों के बीच सद्भावना की स्थिति भी बहुलवादी लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। अतः यह भी एक इसकी विशेषता है। इस प्रकार हम लोगों ने बहुलवादी लोकतंत्र के दृष्टिकोणों एवं कुछ विशेषताओं को संक्षिप्त रूप में अध्ययन किया। इस प्रकार संक्षेप में हम लोग कह सकते हैं कि बहुलवादी लोकतंत्र की यह बात महत्वपूर्ण है कि राज सत्ता विकेंद्रित होनी चाहिए और समुदायों को अधिकाधिक संभव सीमा तक अपने निश्चित कार्य क्षेत्र में स्वतंत्रता की स्थिति प्राप्त होनी चाहिए। समुदायों को इस प्रकार की स्थिति प्रदान करने पर मानव जीवन श्रेष्ठता की दिशा में आगे बढ़ सकेगा और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। आज के विश्व में यदि किसी देश में बहुलवादी लोकतंत्र के मूल आधार को सर्वाधिक मात्रा में अपनाया जा रहा है तो वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिकी समाज में आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र के समुदायों को बहुत महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त है, जिसके परिणाम स्वरूप शासन की सत्ता को सीमित रखा जा सकता है और वह स्वस्थ निर्णयकारी प्रक्रिया को अपनाने में सहायक सिद्ध हो सकता है। परंतु इस प्रसंग में एक शंका है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का लक्ष्य होता है शासन सत्ता का संचालन समस्त जनता के लिए हो। प्रश्न यह है कि
क्या बहुलवादी लोकतंत्र के माध्यम से इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा? इस संबंध में कुछ व्यक्तियों का कहना है कि जिस प्रकार उदारवादी लोकतंत्र व्यवहार में केवल कुछ व्यक्तियों के हित साधन का माध्यम बनकर रह जाता है, वैसे ही स्थिति बहुलवादी लोकतंत्र की भी होगी। कुछ विद्वानों का कहना है कि जिन्हें हम बहुलवादी लोकतंत्र कहते हैं, उन देशों में शासन जनता का न रहकर जन संगठनों का हो जाता है। इस प्रसंग में कुछ लेखकों ने विचार व्यक्त किया है कि भूतकाल में बहुत बड़ी संख्या में व्यक्तियों को ऐच्छिक समुदायों के हाथों भीषण यातनाएं सहनी पड़ी है। उदाहरण के लिए ब्रेनो तथा गैलीलियो को अपने ही देशवासियों के हाथों केवल इसलिए भीषण यातनाएं सहनी पड़ी थी कि वे अपने समय में प्रचलित मत से भिन्न विचार रखते थे। इसीलिए समुदाय जितना छोटा होगा, आपके जीवन तथा कार्यों पर नियंत्रण उतना ही कठोर होगा। इस संबंध में इलियट ने राजनीति में व्यवहारिक विप्लव में अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि बहुलवादी समाज में राज्य रूपी दानव का स्थान समुदाय रूपी दानव ले लेंगे। कुछ विद्वानों ने यह भी कहा है कि बहुलवादी धारणाओं को केवल सैद्धांतिक महत्व है। व्यवहार में सभी लोकतंत्रीय देशों में एक सशक्त विशिष्ट वर्ग के हाथों में सारी सत्ता केंद्रित रहती है। इस वर्ग के सभी सदस्य पूंजीपति, उच्च श्रेणी के सैन्य अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी तथा तथाकथित जनप्रतिनिधि परस्पर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते रहते हैं। इन्हें जनसाधारण के हितों की कोई चिंता नहीं रहती। इस प्रकार बहुलवादी लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था में परिणत हो जाता है जिसे कार्यकरण और परिणाम की दृष्टि से तथा बोलचाल की भाषा में पूंजीवादी लोकतंत्र के नाम से भी पुकारा जाता है। तो शासन की दृष्टि से तथा जनसाधारण के हितों की रक्षा के लिए बहुलवादी लोकतंत्र को उत्तम माना जाता है। यही कारण है कि भारत में भी बहुलवादी लोकतंत्र को अपनाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तथा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वकालत की थी। वर्तमान समय तथा भविष्य में अब हम लोगों को देखना है कि बहुलवादी लोकतंत्र की स्थिति हमारे देश में कैसी रहती है। धन्यवाद।